नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आपका आरसीईटी का इस बार का एग्जाम है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीईटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीईटी के इस बार के एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या उद्देश्य है, यानी कि आप ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से क्या समझते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है किसी भी राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा यानी कि किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, जितने भी गरीब परिवार होते हैं यानी कि जितने भी गरीब लोग होते हैं उनको यहाँ पर जितने भी जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे उनकी जो उनके यहाँ पर डेली ज़रूरत की चीज़ होती है, वो उनको वहाँ पर कम दामों में उपलब्ध कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है कम रेट में गरीबों को अनाज उपलब्ध कराना। ये बिल्कुल इसका उद्देश्य होता है। उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर गरीबों को घर उपलब्ध कराना, ये भी होता है। उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया है गरीबों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। इनका ऑप्शन जो सी दिया वो भी करेक्ट है। इनके ऑप्शन जो डी है उपरोक्त सभी जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। रोटी कपड़ा मकान जो होता है किसी भी फैमिली के लिए यानी कि किसी भी इंसान के लिए जरूरी होती है, ये तीनों चीजें जो है गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि प्रशासनिक सुधार विभाग किससे संबंधित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रशासनिक सुधार विभाग यानी कि आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन चारों ऑप्शन में कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है ओडीएफ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ओडीएफ कुछ ही नहीं होता, उसके अंदर आपको यहाँ पर आरटीआई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आरटीआई जो होता है ये आपका यहाँ पर किसी प्रकार से डिपार्टमेंट नहीं है, ये आपका यहाँ पर एक अधिकार है, एक आपका राइट है, जिसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन। एंड दोस्तों ये जो एक्ट है वो आपका यहाँ पर 2005 के अंदर लागू किया गया था, यानी कि 2005 के अंदर आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार है वो आपका यहाँ पर लागू हुआ था। ठीक है, एंड दोस्तों अगला जो डिपार्टमेंट दिया है वो आपको दिया है एसआरडीएफ, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछा सकती है, मैंने दोस्तों इसलिए आपके लिए यहाँ पर लिख भी रखी है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि वेब पोर्टल में ई मित्र सर्विसेज क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी वेब पोर्टल के लिए जो ई मित्र सर्विसेज होती है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रहा है कि आप इनमें से कौन सा कार्य जो है ई मित्र के थ्रू करवा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बिजली पानी का बिल का पेमेंट करा सकते हो, जो कि आप वर्तमान में भी कराते होंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर दिया है मूल्यवास प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हो, तो बिल्कुल बनवा सकते हो। उसके साथ में आप यहाँ पर रोजगार कार्यालय के अंदर पंजीकरण कर सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया है वो भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों बात करें रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कैसे करा सकते हो, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ई मित्र के थ्रू आपने देखा होगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकलती है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इंडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, जैसे आपका कोई डिपार्टमेंट है, जैसे आरपीएससी का कोई डिपार्टमेंट है दोस्तों, उसके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, तो दोस्तों आप इंडायरेक्टली क्या कर रहे हो, उसके अंदर रोजगार के लिए अप्लाई कर रहे हो। फॉर्म के लिए आप क्या कर रहे हो, भर्ती के लिए क्या कर रहे हो, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर रोजगार विभाग के अंदर कर रहे हो पंजीकरण का, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स अगर आप यहाँ पर रिटर्न भरना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर बैंक का स्टेटमेंट भी चाहिए होगा, जिस भी अकाउंट का आप यहाँ पर करवाना चाहते हो उसके अंदर आपको यहाँ पर फॉर्म 16 आपका यहाँ पर लगता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों आप यहाँ पर याद रखना कि आपको आईटीआर बनने के लिए यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न बनने के लिए आपको ये तीनों चीजें आवश्यक होती है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर चाहिए होता है, फॉर्म 16 भी चाहिए होता है, और पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी भी चाहिए होती है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आप वर्तमान में आईटीआर भर रहे होंगे तो दोस्तों आपको ये चीजें पता होंगे, लेकिन दोस्तों जो नहीं भर रहे हैं उनको यहाँ पर ये नहीं पता, जैसे मेरे को नहीं पता थी। ठीक है, तो आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए करते हुए, यानी कि इनमें से कौन सा आपको ऑप्शन दिया हुआ है जिसके माध्यम से आप अपनी जो कंप्यूटर है उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो, और दोस्तों जो फाइलें यहाँ पर काम नहीं आ रही उनको इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर डिस्क क्लीन अप, यानी कि आप डिस्क के अंदर आपके यहाँ पर फालतू के अंदर जो फाइलें पड़ी हुई है उनको आप वहाँ से क्लीन अप कर सकते हो, यानी कि उनको हटा सकते हो। दोस्तों अपनी जो सिस्टम है उसकी प्रोसेसर की जो गति है उसके यहाँ पर बढ़ा सकते हो, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि कीबोर्ड में कुल फंक्शन कुंजियां कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं F1 से F12 तक जो होती है वो आपके यहाँ पर टोटल 12 फंक्शन कुंजियां होती है। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा, ऑप्शन जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि दो प्रकार का आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस भी आउटपुट डिवाइस की यहाँ पर ट्रिक होती है कि जिस भी आउटपुट डिवाइस के पीछे ER और OR आता है वो 99% केस के अंदर आपका क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है, यानी कि जिस भी डिवाइस के नाम के पीछे ER और OR आता है वो 99% केस के अंदर आपका क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर आपका एक एक्सेप्शन है, यानी कि आपका एक अपवाद है जिसका नाम जो है वो आपका यहाँ पर स्कैनर है, जिसके नाम के पीछे क्या आता है, ER आता है। लेकिन दोस्तों ये आपका इनडायरेक्टली क्या होता है, एक आपका इनपुट डिवाइस होता है, ना कि आपका आउटपुट डिवाइस होता है। इसको आप यहाँ पर अलग से याद रखना, आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपका आउटपुट डिवाइस होता है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है कीबोर्ड और माउस। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दोनों जो होता है वो आपके इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस नहीं होते। उसके हमने आपको यहाँ पर दिया है विंडोज 2000 एंड विंडोज NT। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दोनों जो होता है वो आपके यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, किसी प्रकार से आउटपुट डिवाइस नहीं होते। उसके अंदर आपको यहाँ पर दिया है फ्लॉपी डिस्क एंड CD। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दोनों जो होता है वो आपके स्टोरेज डिवाइस होता है, किसी प्रकार से आउटपुट डिवाइस नहीं होती। बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी की, तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया वो करेक्ट आंसर है। इनके नाम के पीछे आप यहाँ पर देख सकते हो OR और ER भी आ रहा है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया
वो करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर वेरीफाई करा सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि MICR में सी का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, MICR जो होता है वो आपके यहाँ पर एक फुल फॉर्म होती है, जिसकी फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। एंड दोस्तों बात करें इस क्वेश्चन की, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोल रहा है कि सी का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सी का मतलब होता है करेक्टर, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं है पता है तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको यहाँ पर फुल फॉर्म पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि विंडोज में किसी फाइल को अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने हेतु किसका उपयोग करा जाता है। यानी कि अगर आप अपने जो सिस्टम उसके अंदर कोई फाइल या कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना चाहते हो, एंड दोस्तों आप यहाँ पर ऐसे चाहते हो कि वो यहाँ पर रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाए, वो डायरेक्ट जो है आपके कंप्यूटर से आपके सिस्टम से परमानेंट डिलीट हो जाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना पड़ेगा। ठीक है। इसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है मैं आपको बता दूँ, शिफ्ट प्लस डिलीट होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी आप यहाँ पर मान सकते हो। कंट्रोल जो है इसको हटा देना है। ऐसे बात करें यहाँ पर ऑप्शन जो बी होगा, फिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत बार क्या होता है टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है जल्दी जल्दी में। ठीक है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर रिमाइंड मत करना। एंड दोस्तों आप जो है इस क्वेश्चन को कहीं पे लिख लेना ताकि आपको यहाँ पर याद रहे। ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला कि जब आप टैब दबाते हैं तो कितने स्पेस करेक्टर इंसर्ट हो जाते हैं। यानी कि आप अपने जो कीबोर्ड है उसके अंदर आपने देखा होगा कि टैब वाला बटन आता है, उस पर क्लिक करने के बाद में आपका जो कर्सर होता है वो आपका आगे की ओर मूव हो जाता है। तो दोस्तों वो जो मूव होता है वो आपके यहाँ पर 4 स्पेस के बराबर यहाँ पर क्या होता है मूव होता है। यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है वो आपको दिया है 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस। तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर होगा। एक टैब जो होता है वो यहाँ पर 4 स्पेस बार के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि एक ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार में किए जाने पर सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर इनमें से आपको यहाँ पर बताना है कौन सा एक ऐसी मेमोरी है जिसका आप यहाँ पर बार बार उपयोग करोगे तो दोस्तों वो अपने अंदर जो है वो डाटा यहाँ पर स्टोर कर लेती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पर कैश मेमोरी होगा। दोस्तों कैश मेमोरी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं क्या होता है कि आपने देखा होगा कि गूगल पे आप कोई चीज़ बार बार सर्च करते हो। दोस्तों सर्च करने के बाद में आपने जैसे वहाँ पर कोई चीज़ 3 से 4 बार सर्च करी है, दोस्तों अगर आप यहाँ पर 5वीं बार सर्च करने जाओगे तो दोस्तों आप जो है जो भी चीज़ वहाँ पर बार बार सर्च कर रहे हो उस सेंटेंस का अगर आप यहाँ पर एक भी वर्ड लिख दोगे तो दोस्तों वो जो पूरा सेंटेंस है वो आपके सामने आ जाएगा। वो जो स्टोरेज यहाँ पर यूज हो रही होती है, यानी कि वो जो आपका डाटा जो यहाँ पर स्टोर होता है वो आपका हाइपर कैश मेमोरी के अंदर होता है। यानी कि ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का उपयोग कर सामान्य प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है तो खालिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपके यहाँ पर पूर्व निर्धारित सेटिंग्स होती है, अगर आपने कभी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई होगी तो दोस्तों आप जैसे ही वहाँ पर न्यू विंडो पर यानी कि न्यू फाइल पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिलता है। उस पर आपको करना होता है सिंपली एडिट करना होता है। उसके अंदर आपको जो भी लिखना होता है उसके अंदर डाटा वो आप वहाँ पर लिख सकते हो। उसके अंदर आपके यहाँ पर पीपीटी बन जाती है। तो दोस्तों वो आपके क्या कहलाता है वो आपके टेम्पलेट्स कहलाते हैं। इनके ऑप्शन जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि गूगल मैप का क्या उपयोग है। तो दोस्तों आपको पता होगा गूगल मैप का क्या उपयोग है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप जो है कमेंट बॉक्स में बताओ हमें इसका आंसर। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि MS एक्सेल 2010 में यदि किसी सेल में आप एक फॉर्मूला लागू करते हैं दोस्तों उसका परिणाम हैज प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका मतलब ये होता है कि आप जो वहाँ पर फॉर्मूला इंसर्ट कर रहे हो उसका जो लॉजिक है वो यहाँ पर गलत है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है, यानी कि आपके फॉर्मूले का जो लॉजिक है वो यहाँ पर गलत है। ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा MOOC पोर्टल का उदाहरण है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं MOOC की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। MOOC की फुल फॉर्म होती है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। एंड दोस्तों बात करें एग्जाम्पल की, दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके एग्जाम्पल बताने से पहले मैं आपको बता दूं MOOC पोर्टल जो होता है वो आपके यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन के तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी पढ़ोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है बीम। तो दोस्तों बीम जो होता है वो आपके यहाँ पर पेमेंट वगैरह करने का काम आता है। आपने देखा होगा कि पेटीएम वगैरह कर दो तो दोस्तों वहाँ पर लिखा होता है भीम UPI। भीम की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। मैं आपको बताता हूँ भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है। ध्यान रखना भारत इंटरफेस फॉर मनी जो होती है भीम की फुल फॉर्म होती है, UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मैंने आपको दोनों ही बता दिए ताकि आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाए। बात करें यहाँ पर ट्विटर एंड MS वर्ड, आपको दोनों का पता होगा क्या होता है। ट्विटर जो होता है वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। एंड दोस्तों MS वर्ड पर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हो यानी कि आप यहाँ पर तैयार करते हो। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि एक छात्र खालिस्तान का उपयोग कर अपने विश्वविद्यालय के ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकता है, यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी का। अगर आप यहाँ पर एक स्टूडेंट हो तो दोस्तों आप अपनी फीस कैसे जमा करा सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आप अपनी जो फीस है वो आप यहाँ पर ई-मित्र के थ्रू करा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। वर्तमान में जितने भी छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको पता होगा कि आप अपनी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो फीस है वो आप यहाँ पर ई-मित्र के थ्रू जमा करा सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको ई-मित्र का, तो दोस्तों ऑप्शन
ऑप्शन जो सी होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको आरसीईआरटी से रिलेटेड इससे बेहतर कंटेंट और कहीं प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा है। इस बात की मेरी गारंटी है दोस्तों, ऐसी पीपीटी में तो आपको कहीं पे भी और देखने को नहीं मिलेगा। इस बात की मेरी गारंटी है दोस्तों, किसी भी एडमिन को अगर ये पीडीएफ चाहिए, पीपीटी चाहिए, तो दोस्तों आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको ये पीपीटी और पीडीएफ दोनों ही प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी फाइल मेन्यू होती है उसको यहाँ पर बैक स्टेज व्यू भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे, इनका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको यहाँ पर 2010 मिल जाए या 2007 मिल जाए, तो दोस्तों एमएस वर्ड का चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसके अंदर यहाँ पर पीछे जो होता है नाम के पीछे एक्स जरूर लगता है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि आप यहाँ पर एक बात सीधी ध्यान रखना कि जब भी आपसे यहाँ पर पावर पॉइंट का पूछ लिया जाए या एमएस वर्ड का पूछ लिया जाए या एमएस एक्सेल का पूछ लिया जाए, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2010 का एक्सटेंशन या 2007 का एक्सटेंशन पूछा जाए तो दोस्तों उसके नाम के पीछे एक्स आता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट के एक्सटेंशन की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो आपका यहाँ पर पीपीटी होता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर 2010 की, तो दोस्तों 2010 में पीछे क्या आता है, यहाँ पर एक्स आता है, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि 2003 अगर आपको यहाँ पर मिल जाए तो दोस्तों उसके पीछे एक्स नहीं आता, बाकी 2007 और 2010 दोनों के पीछे यहाँ पर एक्स आता है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन जो बी दिया वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं साइबर खतरा कौन सा नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया हंटिंग, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर फिशिंग, उसके अंदर दिया आपको यहाँ पर स्पाई, उसके अंदर दिया आपको हैकिंग। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका हंटिंग। हंटिंग जो होता है वो आपने देखा होगा कि शिकारी जो लोग करते हैं, यानी कि जो शिकारी लोग होता है वो जानवरों को क्या करते हैं, शिकार करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है, हंटिंग कहलाती है, आपको पता होगा। बाकी ये तीनों जो चीज़ है वो आपके यहाँ पर साइबर थ्रेट का प्रकार है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन जो ए दिया वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि आईटी कानून के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईटी धारा यानी कि आईटी की यहाँ पर धारा आपसे पूछी जाती है। आईटी की फुल फॉर्म मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एंड दोस्तों बात करें अश्लील सामग्री के प्रकाशन यानी कि आपसे यहाँ पर एक ऐसी धारा पूछी जाती है जिसके माध्यम से जो है आप यहाँ पर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जो है अश्लील सामग्री का प्रकाशन नहीं कर सकते, यानी कि आप जो है किसी भी गलत फोटो को यहाँ पर नहीं प्रकाशित कर सकते, गलत वीडियो को यहाँ पर नहीं डाल सकते। तो दोस्तों उसके अंदर जो धारा लगाई जाती है वो आपके यहाँ पर धारा 43 यानी कि धारा 43 के तहत आप जो है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप कहीं पे भी आप जो है 43 के तहत किसी भी अश्लील सामग्री का प्रकाशन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक दो धारा बता देता हूँ। एक दो धारा आपकी ये होगी, सबसे पहले जो धारा आपसे यहाँ पूछी जाती है वो आपसे पूछी जाती है कि अगर आप यहाँ पर कंप्यूटर सोर्स के साथ छेड़छाड़ करते हो तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी धारा लगाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कंप्यूटर सोर्स के साथ छेड़छाड़ करने पर आपके यहाँ धारा 65 यानी कि 65 लगाई जाती है। दोस्तों इसके साथ में एक और धारा होती है जो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है दोस्तों, वो जो धारा है वो है आपके यहाँ पर धोखाधड़ी के तहत लगने वाली धारा। धोखाधड़ी अगर आपने किसी के साथ किया है, यानी कि अगर आपने यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर किसी के साथ फ्रॉड किया है तो दोस्तों आप पे जो धारा लगेगी वो धारा 406 लगती है। ठीक है, ध्यान रखना। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो ए था वो करेक्ट आंसर था। आई होप आपको क्लियर होंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि एमएस एक्सेल 2010 में शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट कौन क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, शिफ्ट प्लस F3 जो होती है वो आपके यहाँ पर एक छवि डालने के लिए लगाई जाती है, यानी कि एक छवि डालने की शॉर्टकट कौन होती है, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि एक फाइल को सीडी या डीवीडी में कॉपी करने की प्रक्रिया को अक्सर कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीडी या डीवीडी में अगर किसी फाइल को आप यहाँ पर कॉपी करते हो, डेटा को कॉपी करते हो, तो दोस्तों वो जो आपकी प्रक्रिया होती है वो आपके यहाँ पर बर्निंग कहलाती है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि खालिस्तान एमएस वर्ड 2010 में सबसे नीचे 36 पंक्ति की पट्टी होती है जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि एमएस वर्ड के अंदर आपकी कुछ इस प्रकार से विंडो खुली हुई होती है। दोस्तों उसके नीचे यहाँ पर एक पट्टी लिखी होती है जिसपे आपके यहाँ पर कितने आपने पेज भर दिए, कितने आपने यहाँ पर वर्ड लिख दिया, वो सारा लिखा होता है वो डाटा। तो दोस्तों वो जो डाटा यहाँ पर लिखा होता है वो आपके यहाँ पर शो हो रहा होता है स्टेटस बार पे, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एनिमेशन जैसे प्रभाव है जब आप एमएस पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते हैं, यानी कि आपकी अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी रील्स होती है, इसके अंदर क्या होता है, अगर आपकी यहाँ पर एक पिक्चर चल रही होती है, एक वीडियो चल रही होती है, उसके बाद में एक जो है दूसरी यहाँ पर अचानक से विंडो आती है, यानी दूसरी यहाँ पर एक फोटो या एक वीडियो इंसर्ट हो जाती है, वीडियो आ जाती है। दोस्तों उसके बीच में आपने देखा होगा कि कई बार लाइट इफेक्ट आता है, कभी क्या हो रहा होता है कि वो जो वीडियो होती है दूसरी वाली वो घूम के आती है, कभी कौन सा इफेक्ट आता है। तो दोस्तों ये जो बीच में इफेक्ट आता है वो आपके क्या कहलाता है, स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है, इनका ऑप्शन जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, एंड दोस्तों
दोस्तों आप आजकल जो ये सारी चीज़ें यानी कि ये जो इफेक्ट है वो अभी जो है वर्तमान में बहुत ज़्यादा जो रील्स वगैरह है उनके अंदर ट्रेंडिंग में, ठीक है, अगर आपने देखा होंगे तो दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि एमएस वर्ड में खालिस्तान में हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए सक्षम बनाता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर एमएस वर्ड के अंदर एक ही डॉक्यूमेंट को बहुत सारे बंदों को यानी बहुत सारे जनों को भेजना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर मेल मर्ज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि रिस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाता है तो दोस्तों हम क्या उसे वापस से रिस्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने वहाँ पर रिस्टोर पॉइंट सेट किया है यानी कि अगर आपने वहाँ पर आपके पास आपकी जो फाइल है उनका डाटा है तो दोस्तों आप जो है अपने कंप्यूटर को क्रैश हो जाए तो दोस्तों वापस से रिस्टोर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो दोस्तों आप जो है आप विंडोज हिस्ट्री को स्टोर कर सकते हो, सिस्टम फाइलों को कर सकते हो, इंस्टॉल एप्लीकेशन जितनी भी आपने इंस्टॉल एप्लीकेशन की थी यानी कि आपने जो अदर यानी कि थर्ड पार्टी जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी वो आपको यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगी। उसके अंदर आप जो है इन सबको रिस्टोर कर सकते हैं। ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है, ए एंड बी जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक के अंक हैं। अगर आपको यहाँ पर टेबल के अंदर 5 से बड़ी संख्याओं का फॉर्मूला निकालना है तो दोस्तों आप अर्थात जोड़ना है तो दोस्तों आपको निम्नलिखित में कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर आपसे बोल रहा है कि अगर आपके पास जैसे एमएस एक्सेल के अंदर कोई शीट है, इस प्रकार शीट है, ठीक है, इस प्रकार से आपके पास यहाँ पर कोई सीट है दोस्तों, इसके अंदर आपके यहाँ पर टोटल 10 लाइनें हैं, इनकी 10 रो है दोस्तों। इसके अंदर से आपकी जैसे यहाँ पर बहुत सारी नंबर अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं जिसके अंदर आपके यहाँ पर 0 से 10 तक के यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको यहाँ पर छाटना है कि 5 से 10 तक के जितने भी बड़े नंबर यानी कि 5 से बड़े जितने भी नंबर उनका आपको यहाँ पर सब निकालना है। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर आपको यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सम इफ A2 रेशो A8 कॉमा ग्रेटर देन 0, ठीक है। आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये इसके साथ मैं आपको बता दूँ, ये सारे फॉर्मूला अगर आपने यहाँ पर कभी अप्लाई किए होंगे तो दोस्तों ये सारे चीज़ जो क्वेश्चन है वो आपको पता होंगे। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड कोई सा क्वेश्चन नहीं है आपका यहाँ पर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि एमएस पावरपॉइंट 2010 में किसी फाइल को बंद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तरीका का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर एमएस वर्ड 2010 के अंदर, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर एमएस पावरपॉइंट 2010 के अंदर किसी फाइल को बंद करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर 3 मेथड होता है। सबसे पहला मेथड ये होता है कि आप जो है एमएस वर्ड का चाहे कोई सा भी आपको यहाँ पर एमएस ऑफिस का यहाँ पर कोई सा भी आपके पास सॉफ्टवेयर खुला हुआ हो, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कोने के अंदर फाइल का, ठीक है। वहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर एक नीचे सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा क्लोज का, उस पर क्लिक करके आप जो है वहाँ पर क्लोज कर सकते हो। या फिर अगर आपने देखा होगा कि आपके पास कोई विंडो खुली हुई होती है, यहाँ पर आपको साइड के अंदर 3 कॉलम मिलते हैं, ठीक है। एक मिलता है आपको यहाँ पर माइनस का साइन मिलता है उसके अंदर, एक मिलता है आपको यहाँ पर डब्बे का साइन है यानी कि बॉक्स का साइन है दोस्तों, एक मिलता है आपको क्रॉस का साइन। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इसका मतलब होता है मिनिमाइज, इसका मतलब होता है मैक्सिमाइज एंड दोस्तों इसका मतलब होता है क्लोज। अगर आप, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आप जो है इस वाली साइन पे भी क्लिक करोगे तो दोस्तों तब भी आपका जो फाइल है यानी कि आपकी जो विंडो है वो वहाँ पर क्लोज हो जाएगी। उसके साथ में शॉर्टकट की होती है जहाँ से आप जो है अपनी फाइल को क्लोज कर सकते हो। तो दोस्तों उसका होता है Ctrl+W, यानी कि आप जो है Ctrl+W से किसी फाइल को यहाँ पर क्लोज कर सकते हो। एंड दोस्तों इसके साथ में एक और यहाँ पर मेथड होता है जहाँ से आप अपना जो फाइल है उसको क्लोज कर सकते हो। उस मेथड का नाम जो है मैं ही आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा और को नहीं बताएगा। उसका नाम होता है Alt+F4, ठीक है। ये 4 तरीकों के अलावा कोई भी और 5वां तरीका नहीं है जहाँ से आप जो है अपनी फाइलों को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके टोटल 4 तरीके होते हैं जिसके माध्यम से आप जो किसी भी विंडो को, किसी फाइल को, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर आपसे यहाँ पर पूछा जाए उसके जो यहाँ पर क्लोजिंग के मेथड होते हैं वो आपके यहाँ पर 4 भी होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना जो किसी फाइल को, किसी विंडो को यहाँ पर क्लोज कर सकते हो। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो दिया वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सुरक्षित ब्राउजिंग के लिए अच्छा अभ्यास है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पर सुरक्षित ब्राउजिंग करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर सार्वजनिक और मुफ्त वाईफाई से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मुफ्त वाईफाई के चक्कर में आप जो है अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को उस वाईफाई से कनेक्ट करोगे तो दोस्तों जो आपके यहाँ पर जिसका वो वाईफाई आपका यहाँ पर डाटा चुरा सकता है, ठीक है। ध्यान रखना है, ऑप्शन जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि खालिस्तान मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मॉनिटर जो होता है उसके यहाँ पर 4 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका सीआरटी की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब, उसके साथ में एक और होता है एलईडी जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। एंड दोस्तों एक और प्रकार होता है वो होता है आपका यहाँ पर एलसीडी जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एंड दोस्तों इसके साथ में एक और फुल फॉर्म होती है, एक और जो प्रकार होता है वो आपका यहाँ पर होता है फ्लैट पैनल। यानी कि ऑप्शन जो बात करें यहाँ पर ऑप्शन की तो दोस्तों ऑप्शन जो डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। लेजर जो होता है वो आपका मॉनिटर प्रकार नहीं होता है, आपका ये प्रकार का एक यहाँ पर किसका उदाहरण होता है, एक आपका यहाँ पर प्रिंटर का उदाहरण होता है, ठीक है। ध्यान रखना है, ऑप्शन जो डी दिया था वो करेक्ट आंसर था, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जितने क्वेश्चन है वो आपको फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया है आप एमएस ऑफिस में दस्तावेज को पीडीएफ प्रारूप में सेव कर सकते हो। तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है वही इसका करेक्ट आंसर है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है। सबसे उपयुक्त विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक वोलेटाइल मेमोरी यानी कि एक अस्थिर मेमोरी वो होती है जिसके अंदर जो है आपका डाटा सेव नहीं होता, वो पल पल यानी कि हर सेकंड हर मिनट जो है वो आपका यहाँ पर बदलता रहता है, वो आपकी वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो आपके यहाँ पर रोम होती है। रोम के दो प्रकार होता है, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि MS वर्ड 2010 में अंतिम पूर्ववत कार्रवाई को फिर से करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, यानी कि आपसे यहाँ पर रीडू की जो शॉर्टकट कुंजी है वो आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, रीडू की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो आपके यहाँ पर होती है Ctrl+Y, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बोला है कि फाइल एक्सप्लोरर या फाइल मैनेजर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको यहाँ पर खुलना हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर Ctrl+N दबाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो ए दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। बढ़ते हैं आपके आज की इस क्लास के आज के इस वीडियो के सबसे लास्ट में फाइनल क्वेश्चन तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है कि इंटरनेट पर कंप्यूटर खालिस्तान के माध्यम से एक विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से हमारे घरों का एड्रेस होता है उसी प्रकार से कंप्यूटर का एड्रेस होता है, जिसे हम आईपी पते के नाम से जानते हैं। आईपी पते की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, दोस्तों ऑप्शन जो सी दिया है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके आरसीईटी के ये टॉप 35+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि मैंने आपको बहुत कम समय में कराने की ट्राई किया है। ठीक है। मैंने अपनी तरफ से जितनी एक्सप्लेनेशन हो सकते थे मैंने आपको देने का ट्राई किया है। ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितनी भी मेहनत अभी हमारे द्वारा वर्तमान में आप सबके लिए की जा रही है वो सिर्फ केवल और केवल आपके लिए की जा रही है। इसके अलावा हमारे इसके अंदर और कोई भी उद्देश्य नहीं है। ठीक है। हम चाहते हैं कि आपको यहाँ पर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। एंड दोस्तों मैं आपकी गारंटी देता हूँ कि सारे जो क्लास है अगर आप यहाँ पर रेगुलर लोगे तो दोस्तों आपके यहाँ पर 90% अभाव बनेगी। इसके अंदर आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। तो दोस्तों मिलता है आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।